भारतीय राजनीति के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। इनमें दो घटनाएं राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की मौत है, जिसे अक्सर राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है और इन्हें लेकर खूब सवाल होते रहते हैं। क्या सच में देश के लिए दोनों का बलिदान हुआ या फिर दोनों की हत्या हमारी अतीत की ही गलतियों का एक दुर्भाग्यपूर्ण नतीजा था? आज तथ्यों, तर्कों और सबूतों के जरिए हम असल में इन्हीं सवालों का जवाब खोजने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनु शुक्ला है और आज हम भारतीय राजनीतिक इतिहास की त्रासद कहानी पर चर्चा करेंगे। आखिर राजीव गांधी और उनकी मां इंदिरा गांधी की हत्या क्यों हुई? क्या यह राजनीतिक हत्या थी? क्या यह भारत पर हमला था? और क्या यह उचित है कि गांधी परिवार भारतीय इतिहास की एक त्रासदपूर्ण घटना पर हमेशा विक्टिम कार्ड खेलने के प्रयास में दिखता है? अगर राजीव इंदिरा देश के लिए शहीद हुए तो क्या यह उचित है कि सालों साल उनकी शहादत को वोटों के लिए भुनाया जाए? फिर सवाल उठता है कि देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले असंख्य वीरों की शहादत का क्या? उन किसानों, मजदूरों, मैकेनिकों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, अकादमिकों, इतिहासकारों और व्यापारियों का योगदान कुछ भी नहीं था, जिन्होंने खून पसीने से देश को सींचा, शहीद हुए? क्या उनका बलिदान माटी है? उन असंख्य गुमनाम शहीदों का क्या, जिन्होंने बिना लाभ हानि का गणित लगाए अपना सर्वस्व दे दिया मगर इतिहास के किसी अंधेरे कोने में गायब कर दिए गए? वे लोग थे, वे हाशिए के समाज से थे, जिनका मकसद राजनीति के लिए नहीं था, सामाजिक था, और उन्होंने नागरिक कर्तव्य समझ करके इसे किया। इन लोगों ने तो गांधी परिवार की तरह कुछ भी नहीं मांगा। दोस्तों, यहां हमारी बातचीत का मुख्य मुद्दा राजीव गांधी की हत्या है, जिसे लेकर सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी समेत कांग्रेस हमेशा पॉलिटिकल एज लेने का प्रयास करते दिखती है। बावजूद कि राजीव के दुखद निधन के बाद आज तक सोनिया राहुल की जोड़ी राजीव की चुनावी सफलता के बेंचमार्क को छू तक नहीं पाई है, जो 3 दशक पुराने हो चुके हैं। 1989 के चुनाव में राजीव ने 197 सीटें जीती थी, जबकि 1991 के चुनाव में उनकी हत्या हुई थी और जनभावना के रथ पर सवार होने के बावजूद कांग्रेस 244 सीटें ही जीत पाई थी। इंदिरा की हत्या के बाद समय से पहले चुनाव करवाए गए और भावुक लहर में कांग्रेस ने 414 सीटें जीती थी, जो न सिर्फ कांग्रेस बल्कि किसी भी पार्टी द्वारा जीती गई सबसे ज्यादा सीटों का रिकॉर्ड भी है लोकसभा में। 1991 के नतीजे भी राजीव के नतीजे माने जाएंगे। यह भी सवाल हमेशा होगा कि राजीव गांधी कोई ऐसे वैसे व्यक्ति तो थे नहीं जो उनकी हत्या हो जाए। वे ताकतवर व्यक्ति थे। राजीव की हत्या की जिम्मेदारी तो कांग्रेस पर भी तय होनी चाहिए। भले ही निधन के वक्त वे प्रधानमंत्री नहीं थे, मगर सत्ता सिस्टम उन्हीं का था। कांग्रेस ने जनता दल तोड़कर बीपी सिंह की सरकार गिरा दी और चंद्रशेखर सिंह को प्रधानमंत्री बनवाए। फिर चंद्रशेखर की कुर्सी के भी पाए खींच लिए गए। यह बीपी सिंह ही थे जिन्होंने राजीव गांधी के कई फैसले पलटे। इसमें से एक श्रीलंका से भारतीय शांति सेना की वापसी का भी फैसला है। वीडियो अंत तक जरूर देखें। एक अनुरोध भी है कि लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हम बात राजीव गांधी की हत्या पर कर रहे हैं। तमाम आधिकारिक दस्तावेज, किताबों से गुजरने पर राजीव की हत्या की कुछ बड़ी वजहें सामने आती हैं। राजीव की मौत के पीछे ईसाई मिशनरीज की श्रीलंका के हालात का इस्तेमाल करके क्रिश्चियन स्टेट बनाने का प्रयास दिखता है। श्रीलंका के गृह युद्ध में भारत का शामिल होना, कांग्रेस सरकार का तमिलों और प्रभाकरन से विश्वासघात, श्रीलंकाई सरकार की भारत और भारतीयता के प्रति दोहरी भूमिका को भी वजह माना जा सकता है। क्रिश्चियन स्टेट बनाने को लेकर ईसाई मिशनरीज और डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी की भूमिका पर बिल्कुल आखिरी में बात करेंगे, जो इस कहानी का अनटोल्ड साइड भी है और एक तरह से निष्कर्ष भी। दोस्तों, राजीव गांधी की हत्या में श्रीलंका के गृह युद्ध में भारत का अनैतिक प्रवेश बड़ी वजहों में है। यह कांग्रेस के सबसे मूर्खतापूर्ण फैसलों में से एक है। यह एक स्थापित वजह के रूप में सामने आता है और बार बार आता है। श्रीलंका में गृह युद्ध सिंघलीज और तमिल के बीच था। तमिल हिंदू हैं, कुछ अब ईसाई भी हैं, सिंघलीज बौद्ध। वैसे सिंघलीज भी पहले हिंदू थे, जो सम्राट अशोक के प्रयासों से बौद्ध बने। 29 जुलाई 1987 में भारत और श्रीलंकन सरकार के बीच एक समझौता होता है। समझौते का मकसद श्रीलंका में शांति स्थापित करना था। इस पर राजीव गांधी और श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति JR जयवर्धने ने हस्ताक्षर किए थे।
राजीव गांधी की हत्या को लेकर गठित वर्मा कमीशन की रिपोर्ट में भी अध्याय 4 के पृष्ठ संख्या 45-60 का निचोड़ यही है कि लिट्टे ने समझौते को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसने भारतीय सैन्य हस्तक्षेप को अपने खिलाफ माना और निहायत शत्रुतापूर्ण माना। वैसे यह सैद्धांतिक रूप से तो नहीं मगर तकनीकी रूप से शत्रुतापूर्ण कदम ही था। भले ही भारतीय मिलिट्री वहां भारतीय शांति सेना यानी IPKF के रूप में गई हो, लेकिन उसने जाफना में तमिलों के खिलाफ युद्ध किया। इसे ऐसे भी समझें कि तमिलों के खिलाफ अभियान में करीब करीब 1200 जवान शहीद हुए और ना जाने कितने तमिल मारे गए होंगे इस अभियान में, अंदाजा लगाना मुश्किल है। भारतीय शांति सेना 1987 से 1990 तक श्रीलंका में थी। कई बेगुनाह निर्दोष तमिल मारे गए। क्या यह शांति प्रयास था? यहीं से राजीव गांधी की हत्या का दूसरा अहम बिंदु भी निकलता है। कांग्रेस और राजीव के विश्वासघात को प्रभाकरन ने भारत का विश्वासघात समझा, जिसे KM डिसिल्वा ने अपनी किताब श्रीलंका एंड द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में बखूबी समझाया है। लिट्टे द्वारा प्रभाकरण भारतीय नीतियों को किस तरह अस्वीकार करने की तरफ बढ़ता है और कैसे राजीव गांधी तमिलों का भरोसा खोते जाते हैं, इसका वर्णन पेज नंबर 112 से 118 तक में है। 1987 में शांति समझौता होने से पहले तक प्रभाकरन को भारत और राजीव गांधी से बहुत उम्मीदें थी। वह राजीव के बुलावे पर भारत भी आता है, लेकिन राजीव के श्रीलंका सरकार के साथ समझौता कर लेने के बाद खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। प्रभाकरन की जीवनी है इनसाइट एंड इल्यूसिव माइंड प्रभाकरन। इसे MR नारायण स्वामी ने लिखा है। कहानी आपने भी सुनी होगी कि प्रभाकरन राजीव गांधी पर बहुत भरोसा करता था। राजीव गांधी ने श्रीलंका सरकार की अनुमति से उसे दिल्ली भी बुलाया और मोदी कैबिनेट के मंत्री हरदीप पुरी, जो उस वक्त भारतीय विदेश सेवा में तैनात थे, वह प्रभाकरन को लेकर दिल्ली आए थे। हालांकि प्रभाकरन को लगा कि उसके साथ धोखा किया जा रहा है, वह समझौते के लिए तैयार नहीं था, लेकिन राजीव की तरफ से भरोसा देने के बाद वह भारतीय प्रधानमंत्री से मिला। पृष्ठ संख्या 113 पर स्वामी लिखते हैं, राजीव गांधी ने प्रभाकरन के साथ खाना खाया। जब वह राजीव के घर से निकलने लगे, वह यानी प्रभाकरन, तो राजीव ने राहुल गांधी को बुला करके अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट तोहफे में दी और कहा, आप अपना ख्याल रखिएगा। ध्यान रहे, दिल्ली में प्रभाकरन से राजीव की यह मुलाकात जुलाई 1987 में श्रीलंका सरकार से समझौता करने से पहले यानी 1986 में हुई थी। समझौते के बाद प्रभाकरन ने खुद को ठगा महसूस किया। संघर्ष में तमिलों के खिलाफ भारतीय सेना के शामिल होने के बाद लिट्टे के सैनिक बड़े पैमाने पर मारे जा रहे थे। भारत के हस्तक्षेप ने तमिलों को कमजोर कर दिया, क्योंकि संसाधनहीन श्रीलंका तब बिना भारत की मदद के तमिलों का मुकाबला करने में असमर्थ था। राजीव की हत्या से जुड़ी जितनी किताबें और जांच रिपोर्ट हैं, उससे यही तथ्य स्टेब्लिश होता है कि प्रभाकरन तमाम चीजों का जिम्मेदार राजीव गांधी को मान रहा था। उसने राजीव की हत्या के आदेश दिए, वह बदला लेना चाहता था। नतीजे में 21 मई 1991 को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। मध्यावधि चुनाव चल रहा था। राजीव गांधी तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में जनसभा संबोधित करने आए थे। इसी दौरान लिट्टे के आत्मघाती हमले में उनकी जान चली गई, जबकि इंदिरा की तरह राजीव की सुरक्षा को लेकर के भी अलर्ट था। श्रीलंका में भी उनके ऊपर हमले का प्रयास हो चुका था, लेकिन पता नहीं किस भरोसे, किसके इनपुट पर राजीव गांधी या फिर उनकी सुरक्षा टीम ने चीजों को नजरअंदाज किया। वो दौर बहुत उथल पुथल भरा है। ऑयल मार्केट पर नियंत्रण के लिए इराक अमेरिका की जंग के बाद के दिन हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं हाफ रही हैं। भारत की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी के आर्म्स डीलर्स की नजरें हथियारों के नए नए बाजारों की तरफ थी और भारतीय उपमहाद्वीप में नए मोर्चे बनाने के प्रयास दिख रहे हैं। बोफोर्स की डील उसी दौरान का है, जिसमें क्वात्रोची के जरिए गांधी परिवार पर उन्हीं की पार्टी के नेता यानी बीपी सिंह ने पैसे खाने के आरोप लगाए। बीपी सिंह ने विदेशी ताकतों के खिलाफ मिले होने के भी आरोप लगाए। राजीव की हत्या से पहले 1990 में जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने भारतीय शांति सेना को वापस बुलाकर राजीव की एक बड़ी गलती को ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्रीलंकन तमिलों ने बहुत सारे वार क्राइम के आरोप लगाए और वे बदला चाहते थे।
नीना गोपाल अपनी किताब द एसिनेशन ऑफ राजीव गांधी अनआंसर्ड क्वेश्चंस एंड अनएक्सप्लोर्ड लिंक्स में पृष्ठ संख्या 85 से 90 तक जो विवरण देती हैं, जो लिखती हैं, उसका सार यही है कि 1991 के मध्यावधि चुनावों को लेकर लिट्टे को यह डर था कि राजीव गांधी की सत्ता में वापसी हो सकती है। लिट्टे को यह भी आशंका थी कि सत्ता में वापस आने पर राजीव गांधी एक बार फिर श्रीलंका में शांति सेना भेज सकते हैं। इसी वजह से लिट्टे उनकी हत्या का आदेश देता है प्रभाकरन। राजीव की हत्या असल में अतीत में भारतीय सेना की मौजूदगी की वजह से खौफनाक कीमत चुकाने वाले तमिलों की भय और बदले में की गई कार्रवाई भी मानी जा सकती है। निश्चित ही यह एक दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई थी। 1987 में जो दमन शुरू हुआ तमिलों का, उसका अंत 18 मई 2009 को प्रभाकरन की मौत के साथ हुआ। वह प्रभाकरन, जिसे बहुत शांत स्वभाव का माना जाता था, बेहद गरीब परिवार से निकला था। आज की तारीख में तमिलनाडु में तमिल समुदाय के बीच होली व्यापक रूप से प्रचलित नहीं है, लेकिन एम.आर. नारायण स्वामी ने अपनी किताब में बताया है कि प्रभाकरन को होली का त्यौहार बहुत पसंद था। वह शहीद भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानता था। श्रीलंका में तमिल और सिंहलीज के बीच विवाद बहुत पुराना है। सिंहलियों ने तमिलों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया था। तमिलों की प्रगति से सिंहलीज को दिक्कत थी। चिकित्सक जैसे सम्मानित पेशों में तमिलों की ज्यादा संख्या से दिक्कत थी। श्रीलंका में कानून बनाकर तमिलों के मौलिक अधिकार खत्म करने के प्रयास हुए। तमिलों ने कोई स्वतंत्र देश नहीं मांगा था। वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए श्रीलंका के संघीय ढांचे में ही कुछ अधिकार मांग रहे थे, जैसे बराबरी का अधिकार, जैसे भाषा का अधिकार। तमिलों के व्यापक उत्पीड़न का इतिहास है, जिसमें 1986 में भारत श्रीलंका समझौते से पहले 1983 का दंगा सबसे बड़ा और ताजा उदाहरण है, जिसमें करीब करीब 3000 से ज्यादा निर्दोष तमिलों की जान ली गई। हजारों की संख्या में घायल हुए, बेघर हुए, उनकी संपत्तियां लूटी गई। इतिहास की यही क्रूरतम घटना लिट्टे और श्रीलंका सरकार के बीच सशस्त्र संघर्ष के शुरुआत की तात्कालिक वजह बनी थी, बड़ी वजह बनी थी। बावजूद की वजहें और भी थी। झगड़े की वजह यह थी कि सिंहलीज तमिल को मूल निवासी नहीं मानते थे। उनका मानना था कि कुछ 100 सालों से तमिलों ने श्रीलंका में प्रवेश किया। तमिलों से सिंहलीज की नफरत किस स्तर पर थी, या हो सकता है अब भी हो, इसका अंदाजा प्रभाकरन की मौत के बाद श्रीलंका की संसद में राष्ट्रपति राजपक्षे के ऐलान से समझिए। राजपक्षे ने कहा था, आज के बाद श्रीलंका में कोई अल्पसंख्यक नहीं होगा। अब से यहां सिर्फ 2 किस्म के लोग रहा करेंगे, एक जो अपने देश को प्यार करते हैं और दूसरे वो जिन्हें धरती से कोई प्यार नहीं, जहां उनका जन्म हुआ। मतलब श्रीलंका अभी भी तमिलों को अपना नहीं मानता। इतिहास में छिपे ऐसे विवादों का आधार अक्सर गहरा होता है। श्रीलंका में तमिल कब से हैं, यह सवाल भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं उठाया जाना चाहिए। मेरी मान्यता है कि तमिल श्रीलंका में हजारों सालों से हैं। इसके बावजूद श्रीलंकाई सिंहली समुदाय का भारत विरोधी रुख बार बार सामने आता। उदाहरण के तौर पर सिंध के राजा दाहिर पर हुए हमलों में भी श्रीलंका का ही संबंध निकलता है। चचनामा के अनुसार श्रीलंका के राजा ने बगदाद के गवर्नर हुज्जाज बिन यूसुफ को कुछ तोहफे भेजे, जो दीबल बंदरगाह के पास लूट लिए गए जहाजों में औरतें भी थीं। यह घटना अरबों द्वारा भारत पर हमले का एक बहाना भर था। क्या कोई महिला हजारों मील दूर के किसी दूसरी संस्कृति के अजनबी बर्बर गवर्नर से मदद मांगेगी? श्रीलंका के इतिहास में भारत विरोधी गतिविधियां निरंतर देखी जाती हैं, चाहे चोलों का समय हो या आधुनिक समय। जब श्रीलंका ने पाकिस्तान में क्रिकेट टीम भेजी और उसे हमला झेलना पड़ा। श्रीलंका ने चीन को वाटर पोर्ट दे करके अपनी बर्बादी की राह चुनी। किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ। श्रीलंका अक्सर भारत के खिलाफ उन शक्तियों के साथ खड़ा दिखता है जो भारत को नापसंद करती हैं, फिर भी भारत उसे शत्रु नहीं मानता। श्रीलंका का ऐतिहासिक द्वेष रावण से प्रेरित हो सकता है, जिसे लेफ्ट लिबरल मिथक मानते हैं, लेकिन हमारे अपने पौराणिक दस्तावेज कहते हैं कि तमिल वहां उस समय से हैं जब भगवान श्री राम का अभियान शुरू हुआ था। परंपराएं और संस्कृतियां इस ऐतिहासिक संबंध को और गहराई देती हैं। आखिर क्यों न माना जाए कि शास्त्री के समय
इंदिरा गांधी ने ही भाषा विवाद में आग लगाकर तमिल आइडेंटिटी के सवाल को खड़ा कर दिया, जो सुलझने की कगार तक पहुंच चुका था। शास्त्री के अधिकारों का अतिक्रमण कर इंदिरा ने उसे बिगाड़ दिया। यह लिट्टे के गठन से बहुत पहले की बात है। क्यों न माना जाए कि कच्छतीबू से लेकर तमिलों के नरसंहार तक कांग्रेस की सरकारें श्रीलंका और तमिलों को लेकर किसी विदेशी शक्ति के इशारे पर काम कर रही थी। कांग्रेस की सरकार अगर श्रीलंका में समझौता चाहती थी तो फिर लिट्टे को बैक क्यों किया? और जब लिट्टे को बैक कर रही थी फिर श्रीलंकन सरकार के साथ 1987 में समझौता किस लिए किया गया? इसे डबल गेम ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? क्यों ना माना जाए कि दुनिया के बाजार पर नियंत्रण करने का ख्वाब देख रहे डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी मुल्क मलक्का पर कंट्रोल के लिए क्षेत्र में एक बेस चाहते थे, जो कांग्रेस की पराजयों की वजह से पूरा नहीं हो सका? क्यों न माना जाए कि श्रीलंका ने तमिल आइडेंटिटी के सवाल पर करोड़ों तमिलों ने खुद को ठगा महसूस किया और जो हालात बने उसका इस्तेमाल क्रिश्चियन स्टेट बनाने के लिए मिशनरीज ने किया, जो अभी तक बन नहीं पाया है। श्रीलंका ने भी भारत और तमिलों के साथ डबल गेम किया। आप जानते हैं, लिट्टे के खिलाफ पाकिस्तान ने श्रीलंका की सैन्य मदद ली और खूब ली, ट्रेनिंग हथियार वगैरह भी खरीदे। क्यों न माना जाए कि तमिलों के प्रोटेक्शन के नाम पर, मानवीयता के नाम पर, शांति के नाम पर, युद्ध के बाद हालात सुधारने के नाम पर चर्चों को वहां फलने फूलने का मौका मिला। जाफना जो तमिलों का गढ़ है, वहां आज की तारीख में करीब 20% कन्वर्टेड ईसाई हैं। गोरे मुल्कों की मलक्का चौक पर हमेशा नजर रही है। इस पर नियंत्रण के लिए ही उत्तर पूर्व और म्यांमार में चीजें अस्त व्यस्त दिखती हैं और इसी के लिए बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट भी किया गया। बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार के कुछ हिस्सों को मिला करके वहां भी क्रिश्चियन स्टेट बनाने के प्रयास सालों पुराने हैं और उसकी भी वजह मलक्का ही है। गोरों के लिए श्रीलंका इसीलिए महत्वपूर्ण रहा है, जिसे वे अलग अलग तरीकों से नियंत्रित करना चाहते हैं। यह किस तरह की ईसाइयत है आपको मालूम है? रूस यूक्रेन युद्ध में पोप अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन की मदद कर रहे थे, जिसकी सार्वजनिक आलोचना रूस के सर्वोच्च ईसाई धर्मगुरु ने की। राजीव गांधी की मौत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगे कि उनकी मौत का जिम्मेदार लिट्टे है तो मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हो सकता। लिट्टे से कहीं ज्यादा भूमिका कांग्रेस की सरकारों के फैसले की है। बेहतर तो यही होगा कि कांग्रेस सरकार का फैसला कहने की बजाय इसे नेहरू गांधी परिवार का फैसला कहा जाए। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड कैसा लगा अपनी प्रतिक्रियाओं में जरूर बताएं। कुछ सलाह सुझाव हो तो वह भी बताएं। अनुरोध है कि इसे अपने दोस्तों परिचितों के साथ साझा कर बात को दूर तक पहुंचाएं। फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो।